नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अमीन्स को कंटिन्यू करेंगे और ये अमीन का सेकंड पार्ट है। तो बिना किसी देरी से पेपर पेन ले लीजिए और पेपर पेन लेके कॉन्सेप्ट को समझ के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक हमने इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू और एसर्शन रीजन को देखा था। अब हम लोग आज सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चेक कर लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी मीन, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पर इसमें इंक्रीजिंग पूछा तो रिवर्स कर देंगे। प्राइमरी अमीन के पास, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, फर्स्ट ये मेरे पास है C2H5 का होल ट्वाइस, तो इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं NHC2H5, और बी पार्ट है अपने पास C2H5 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और C अपने पास है C2H5 NH2। तो आपको पता है यहाँ से ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अमीन हुआ। ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो टर्सरी अमीन हुआ। ये नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो प्राइमरी अमीन हुआ। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर आपने पहला पार्ट देख लिया तो बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या ऑर्डर होगा? सबसे पहले सबसे कम हाइड्रोजन, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन, दैट्स वाई टर्सरी अमीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा टर्सरी अमीन का, ठीक है। देन सेकेंडरी अमीन सबसे कम होगा, ठीक है। देन सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्राइमरी का। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जाएगा बी से, फिर किसकी ओर जाएंगे? ए की ओर, देन सी। यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ एसोसिएशन का केस बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो प्राइमरी के कंपेरिजन में कम होगी। और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ट्राइवेलेंट है, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई प्राइमरी अमीन कैसा होगा बेटा? बोलो, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट then the secondary and secondary have the higher boiling point than the tertiary। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर कल हमने डिटेल में समझा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो देखें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है C6H5 NH2, मतलब एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन। बी हमें दिया है C2H5 होल ट्वाइस NH, इसका मतलब ये सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है। और सी अपने को दिया है C2H5 NH2, तो ये अपने पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक एरोमेटिक अमीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, तो एरोमेटिक अमीन है। ये अपने पास सेकेंडरी अमीन है, और ये अपने पास प्राइमरी अमीन है। डिग्री से आप पहचान लोगे कि ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, प्राइमरी। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो सेकेंडरी। और ये नाइट्रोजन बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है, तो एरोमेटिक अमीन होगा, जिसको एनिलीन बोलते हैं। अब रहा सॉल्युबिलिटी का, तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये वाली बात ध्यान है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसके साथ साथ आपको एक और की पॉइंट्स पता होना चाहिए। सर क्या? कि जो लोअर्स एलिफेटिक अमीन्स होते हैं
लोअर्स एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है ना, लोअर्स एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं आर soluble in water due to the formation of hydrogen bonding, due to the formation of hydrogen bonding with water। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाइल ध्यान और क्या रखना है, जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर अमीन्स या ब्रांच्ड अमीन, या तो हो ब्रांच्ड अमीन या हो एंड एरोमेटिक अमीन्स, ये कैसे होते हैं, ये आप बोल सकते हो इनसॉल्युबल इन वाटर, या कभी कभार स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर भी लिखा होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो अमीन्स आर इन सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम इसको देखते हैं। इनसॉल्युबल, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अपने को पता है कि जो लोअर एमीन्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे जैसे हम अमीन का साइज बढ़ाएंगे, जो हायर में अमीन्स होते हैं जिनमें अमीन्स में एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, तो एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो वाटर से रिपेल करता है। तो वो या ब्रांच बढ़ाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, वहां पे उसका साइज बढ़ा रहे हैं। ब्रांचिंग बढ़ने पर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ने का मतलब रिपल्सन करेगा। या वहां पे एरोमेटिक अमीन्स आते हैं, तो ये सभी में क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, ये सारे के सारे स्लाइटली सॉल्युबल बोलें या लेस सॉल्युबल बोलें या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बोलें या स्प्रिंगली सॉल्युबल बोलें, ऐसा करके आपको लिख के आएगा। तो आपको देखना है, और ये भी बात ध्यान है कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कब ज़्यादा होगा, जब साइज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इससे बताइए, हमें पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप अब फाइनल आंसर यहाँ लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बताएं सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, प्राइमरी अमीन, मतलब सी, ठीक है। उससे कम कौन होगा, यहां पे देखो ये ब्रांच लगी है, तो ये इससे ज्यादा, भाई इसका एटॉमिक जो इसका मोलर मास होगा है ना, समथिंग 45 होगा, इसका 73 होगा, इसका 93 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। 2 और यहाँ पे आप करेंगे ना 2 × 12 प्लस का 5 और 1 2 7, तो यहाँ 7 × क्या हो जाएगा, 7 × यहाँ पे देखेंगे एक बार, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 × 12, 2 कार्बन है प्लस 7 हाइड्रोजन है प्लस का 1 नाइट्रोजन है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 24 प्लस का 7 प्लस का 14 है, 11 4 15, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 45 आ रहा है। इसी तरीके से ये साइज 73 आई, ये 93 आई, तो आप देखेंगे मोलर मास इतनी यूनिट आ रहा है। तो जिधर मोलर मास ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, तो उससे वैसे भी आप देख लें कि यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है, तो मोलर मास वैसे भी ज़्यादा होगा, यस। तो ये वाली चीज़ भी हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि मोलर मास ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी
कम होगी। तो अपने पास प्राइमरी अमीन की सबसे ज़्यादा होगी, देन अपने पास सेकेंडरी अमीन कहाँ है, बी पे है, और सबसे कम किसकी होगी, एरोमेटिक 6 कार्बन है तो इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो ए की सबसे कम होगी। तो आप इससे ध्यान रखना कि एज मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, इससे आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वाले को। ध्यान से मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब यहाँ ध्यान रखना एक्वा सोल्यूशन आया है, कल हमने बताया था गैस फेज के लिए टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया, और गैस फेज में ध्यान रखना मिथाइल का केस बन रहा है तो 213 और इथाइल का केस बनता है तो 231, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक्वस फेज के लिए अगर मैं बात करूं इन एक्वस फेज या एक्वस सॉल्यूशन, और जब एल्काइल क्या दिया हो मिथाइल, तो जब आर क्या दिया हो मिथाइल, तो हम लोगों ने कौन सा केस पढ़ा था, ध्यान करो, 200 सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, ध्यान करो। हाँ, तो ये सेकेंडरी अमीन ये सारे अमीन्स हैं, देन प्राइमरी अमीन, देन टर्सरी अमीन। तो यहाँ से देख लें, ये मेरे पास कैसा है सर, ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि N एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ N तीन मिथाइल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, टर्सरी अमीन है। यहाँ NH है 2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अमीन है। तो अगर मैं इनको बोलूं, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा बताओ, सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होगा, मतलब CH3 सबसे ज्यादा, सबसे कम वाले को देखो टर्सरी, तो यहां होगा CH3 का होल थ्राइस एंड N, ठीक है। इससे ज्यादा किसका होगा, प्राइमरी का। हम रिवर्स चलेंगे ना, इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज्यादा की ओर चलेंगे, तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी में क्या आएगा, CH3 NH2, और अपने पास पहले आया टर्सरी, उसके बाद आएगा प्राइमरी, ठीक है। और सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी का मतलब है CH3 का होल ट्वाइस और ये NH। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर कैसे ध्यान रखा, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है ना। क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 213 ध्यान रखते हैं तो इसमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये कैसा है, ज्यादा से कम की ओर है और हमें रखना है कम से ज्यादा की ओर, तो ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जानते हो, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कल बताई थी, है ना। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन अगर आप जानते हो तो अमाइड की रिएक्शन कराते हम RCONH2, ये है हमारे पास अमाइड, इसकी रिएक्शन कराते हम, ठीक है, X2 मतलब ब्रोमीन ले लो, या 4NaOH या KOH। मैं NaOH से पिछले पार्ट में बता चुका हूं, इसमें KOH से बता देता हूं। अंतर ये रहता है, NaOH आएगा तो Na2CO3 बाहर जाएगा बाई प्रोडक्ट में, और KOH आता है तो K2CO3 बाहर जाएगा। यहाँ से अमाइड से क्या होता है हमें पता है, अमाइड से यहाँ से CO को, ये डाउन स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग अमीन बनाते हैं RNH2 प्लस इसके साथ में यहाँ पे K है तो K2CO3 बाहर चला जाएगा, NaOH होता तो Na2CO3 बाहर जाता था। हाँ, दो K बचे हुए, 2 Br, तो यहाँ से ट्वाइस KBr। अगर यहाँ पे NaOH होता तो NO2CO3 साथ NaBr बाहर जाता और बाद में ट्वाइस वाटर बाहर चले जाते हैं। तो अंतर केवल इतना है, अगर यहाँ पे आप NaOH लेंगे तो यहाँ NO2CO3 और NaBr बाहर जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सेम रहता है। यहाँ पे हमने क्या किया, अमाइड से क्या बनता है, यहाँ पे अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, अमाइड से 1 कार्बन कम होता है, ठीक है। डाउन स्टेप रिएक्शन के लिए हम इसका कन्वर्जन में यूज किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है प्रोपेनामीन and N dimethyl methenamine contain the same number of carbon atoms even though propanamine has higher boiling point than N dimethyl methenamine। Why? तो देखो, सबसे पहले आप प्रोपेनामीन बनाए, एक हमें दिया है प्रोपेनामीन, तो ये मैथ एथ प्रोपेनामीन हो गया। प्रोपेन बन अमीन बोल दो या प्रोपेनामीन बोल दो, एक ही चीज है, ये है प्रोपेनामीन, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे
दूसरा कह रहा है मेरे पास एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन है, तो सेकंड है एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन, तो इसका मतलब CH3 एन और इस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं CH3 CH3। तो आप अगर देखेंगे जब काउंटिंग करेंगे तो किसी एक को हम पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, ठीक है, और 2 इसके लिए साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, तो एन एन डाई मिथाइल और ये एक कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन को बोलते हैं मीथेन और अमीन का डेरिवेटिव है तो मीथेनामीन। तो ये मेरे पास आ गया एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि दोनों में कार्बन संख्या, इसका मतलब ये बता रहा है कि ए एंड बी कैसे हैं, सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी तो कार्बन की संख्या सेम है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, ये बात कह रहा है। उसके बावजूद भी कह रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है। तो आप देख लें खुद से ही, ये कैसा है सर, ये प्राइमरी अमीन है, ये कैसा है सर, ये टर्सरी अमीन है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जानते हो कि प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी से ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, तो आप बोलोगे इसके नाइट्रोजन के पास 2-2 हाइड्रोजन है और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है, प्रोपेनामीन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन। बोलेंगे इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन atoms attached to the nitrogen, ठीक है। so there is greater extent of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्या है, देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स वाई प्रोपेनामीन हैव, या ये भी लिख दो ना दूसरे के पास, है ना। यहां से हम एक चीज और बोल सकते हैं, जबकि इसके पास क्या है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो, या मैं बोल सकता हूं यहीं पे देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं वाइल टर्सरी अमीन N, N डाई मिथाइल मीथेनामीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स वाई boiling point of propanamine is higher than the N dimethyl मीथेनामीन। आप समझ चुके हैं कि ये प्राइमरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन कंटेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम, जबकि टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर सकता है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बट इन प्राइमरी प्रोपेनामीन क्या है, देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। दैट्स बाई क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मतलब कि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता प्रोपेनामीन का, क्योंकि यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगी देन द सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आप देख रहे बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज आ गया। अब आपको गैस फेज के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बताया था एक्वस से सवाल बनेगा तो वहाँ तुम्हें थोड़ा ध्यान से चलना है।
गैस फेज में अपने को पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन, देन अमोनिया, है ना। ये सारे अमीन्स हैं, क्या हैं, अमीन्स। ऐसा क्यों है, मैंने बताया था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे अपने पास 3 होते हैं टर्सरी में, तो अपने पास गैस फेज में इस तरीके से देखते हैं। तो ये वाला क्या है, अपने पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये टर्सरी है। नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 एल्काइल इथाइल से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। और यहाँ पे ये 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो सेकेंडरी है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इज, क्या होगा, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो कम वाले को पहले चलाएंगे। अमोनिया यहाँ है नहीं तो प्राइमरी कोर चलेंगे। प्राइमरी कौन सा है, ये वाला, तो प्राइमरी है C2H5NH2। फिर प्राइमरी से ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की। सेकेंडरी कौन सा है, C2H5 का होल ट्वाइस और NH। देन सबसे लास्ट में क्या है, टर्सरी। टर्सरी क्या है, C2H5 का होल थ्राइस N। तो ये ऑर्डर होता है, सबको पता है। ये कैसा है, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी, ये कैसा है, टर्सरी। तो टर्सरी का सबसे ज्यादा होता है, इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज्यादा की ओर चलना है, ठीक है। क्योंकि इसके पास प्लस आई ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा लगे होंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होगी, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। कह रहा है ड्रॉ द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर फॉर सल्फानिलिक एसिड। सबसे पहले सल्फानिलिक एसिड आपको पता है, बोले जब एनिलीन की रिएक्शन हम एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं, तो एनिलीन के सल्फोनेशन में क्या होगा हमारे पास, बोले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है, सॉल्ट बनता है, जिसका रीअरेंजमेंट कराते हैं हीट करके 453 टू 473 पे। तो रीअरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे हमें सल्फानिलिक एसिड मिलता है, जिससे हम ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन आयन बनाते हैं, डाइपोलर आयन बनाते हैं। तो सल्फानिलिक एसिड दिखता है कैसा है प्यारे, अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे पहले तो सल्फानिलिक एसिड बनाओगे, आगे रिएक्शन आएगी तो मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन सल्फोनेशन भी करूंगा। तो जो सल्फानिलिक एसिड होता है वो इस तरीके से होता है, NH2 यहाँ लगा होगा, पैरा पे SO3H ग्रुप लगा होगा। दिस इज कॉल्ड क्या, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। सारी रिएक्शंस आपने कर रखी और अभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो आगे मैं कराऊंगा, है ना, आना तो है ही। अब इधर देख लें, यहां से इसका ज्विटर आयन अगर आप बनाएंगे तो इसका ज्विटर आयन कैसे बनता था, जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर, 2 आयन आपको कैटायन एनायन दिखाई देंगे। इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है H+ और यहाँ माइनस छोड़ देता है। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ से यहाँ पे मेरे पास जो N है ये एक H लेके यहाँ पे इस पर डिफिशियंसी आ जाएगी, क्योंकि इसके लोन पेयर जब बॉन्ड प्रोटॉन को खींचेंगे तो ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, तो इस पर डिफिशियंसी आ जाएगा, NH2 का हो जाएगा NH3। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, अब SO3 बचा और यहाँ माइनस है, क्योंकि इसका जो H+ है उसको NH2 ने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ SO3 माइनस बचेगा। बोलो यस और नो, ये सारी चीजें हैं यहाँ से, ठीक है। अब अपने पास जो ये आया है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, दोनों पोल्स डाइपोलर आयन बोलते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ठीक है। सल्फानिलिक एसिड का ज्विटर आयन ये बन गया अपने पास, बोले यस और नो, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि सल्फानिलिक एसिड किससे मिलता है, जब एनिलीन की रिएक्शन सल्फोनेशन एनिलीन का कराते हैं तो वहां से सल्फानिलिक एसिड मिलता है। और यहाँ पे ये इसका प्रोटॉन खींच के यहाँ पे इसको एनिलीनियम आयन बना लेगा और यहाँ पे सल्फाइट आयन रहेगा। तो ये ज्विटर आयन डाइपोलर आयन टाइप का होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक बायोमोलिक्यूल्स में भी आप पढ़ते हो ज्विटर आयन। यहाँ पे देखेंगे वो अमीन्स का होता है, यहाँ एरोमेटिक अमीन का है, देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास अगला है, हाउ कैन द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन बी कंट्रोल्ड। देखते हैं आगे जगह है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन बी कंट्रोल्ड। अच्छा
देखते हैं सेकंड। तो यहाँ से हम सेकंड को अगर देखेंगे तो एनिलीन हमारे पास ये होता है NH2, हाँ ये NH2 हो गया एनिलीन, ठीक है। और वो कह रहा है इसका एक्टिवेशन, आपको पता है ये पावरफुल एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, ये एक्टिवेशन इफेक्ट इसका पावरफुल होता है। कल भी मैंने बताया था ये पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट रखता है, एक्टिवेशन इफेक्ट, पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट होता है NH2 ग्रुप का। इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम करने के लिए इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 O, है ना, किससे करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब कराएंगे तो ऐसा करने पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसको हमें पता है ये प्लस माइनस में आप ब्रेक कर लोगे। NH2 को भी आप कैसे ब्रेक करोगे, ये NH है और ये H है, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला पार्ट और ये रिंग पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है अपने पास, तो ये वाला पार्ट पहुंच जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर जाएगा और ये NH से ये COCH3 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, इसको करते हैं। तो इस चीज को भी हम देख ले रहे हैं, है ना, इस चीज को हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये NH और H, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अभी ये मेरे पास पावरफुल एक्टिवेशन इफेक्ट शो कर रहा है, पर इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। तो यहाँ पे CH3 COOH बाहर चला जाएगा और इस COCH3 ग्रुप इस NH बाहर, ये H प्लस और ये COCH3, ये CH3 CO माइनस, तो ये बाहर चला गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया बताओ प्यारे, यहाँ से मेरे पास कुछ ये मिला NH, है ना, और ये इस प्लस वाले के पास जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O CH3। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कंट्रोल हो गया क्योंकि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर हैं, ये डीलोकलाइज करेंगे टुवार्ड्स द टू डायरेक्शन। एक तो नेगेटिव लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ रेजोनेंस आ रहा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दूसरी चीज यहाँ भी लोन पेयर सिंगल और यहाँ डबल यहाँ भी, तो इसका मतलब इसके लोन पेयर जो हैं वो कैन डीलोकलाइज्ड, है ना, टुवार्ड्स द टू डायरेक्शन। दैट्स वाई इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कैसा हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो उसने पूछा था कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो लिखेंगे द, इसमें पूछा क्या है, हाउ कैन द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड। अच्छा, तो लिखेंगे द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 इन एनिलीन, है ना, कैन बी कंट्रोल्ड बाय acetylation with acetic anhydride, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका एस्टाइलेशन करके इसका एक्टिवेशन इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि देयर इज the lone pair present on the nitrogen atom can delocalized, है ना, towards the two direction बोल सकते हैं। फिर समझ लें कि एनिलीन का जो है एक्टिवेशन इफेक्ट, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है उसका एक्टिवेशन इफेक्ट कैसे कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है प्लस M की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, अभी इसका एक्टिवेशन इफेक्ट पावरफुल मैंने बताया होता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एस्टाइलेशन, किसके साथ, विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जिससे कि क्या होगा, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, है ना, डीलोकलाइज या कैन गेट डीलोकलाइज्ड, है ना, टुवार्ड्स द टू डायरेक्शन। अब इसके पास दो डायरेक्शन में अपने लोन पेयर डोनेट करने के लिए हो गए, तो इसका मतलब अब इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तो केवल रिंग को ये एक्टिवेट कर रहा था,
लोन पेयर सिंगल डबल। अब इसके बाद COCH3 ग्रुप भी लग गया है, तो इसके लोन पेयर को अब 2 डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन करने को मिल गया है, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन्स, है ना। तो पहला देखते हैं प्यारे, नाइट्रोबेंजीन। तो हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये है नाइट्रोबेंजीन। और यहां से प्यारे हमें क्या बनाना है, एनिलीन। क्या बनाना है, एनिलीन। तो ये तो हमने कल वाले पार्ट में भी पढ़ रखा है, इस पे हमने टाइम भी दिया था आपको, ध्यान करो। यहाँ पे आप रिडक्शन करा दें इसका, आप यहाँ पे SN प्लस HCl कर सकते हैं, Fe प्लस HCl कर सकते हैं, जो सबसे बेटर होता है। फिर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, ठीक है, H2PD, H2 निकल वगैरह, है ना। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ यूज नहीं करते, क्योंकि एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, जिससे कि वहाँ पे एजोबेंजीन बनता था। कल हमने आपको टोका था उस वाले क्वेश्चन पे, ध्यान करो। तो गुड चॉइस कौन सी नहीं है, तो एक क्वेश्चन करके आए थे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे NO2 का रिडक्शन करते हैं तो मेटल के साथ HCl यहाँ से हमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ से 6 में से 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास बकाया 2 हाइड्रोजन हैं, तो 4 यहाँ पे पहुंच चुके 2 ऑक्सीजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन इसकी ट्राइवैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसका रिडक्शन, ठीक है। सेकंड, एनिलीन टू फिनॉल। अब मेरे पास है एनिलीन, एनिलीन से क्या बनाना है, फिनॉल। तो पहले एनिलीन लिखें और यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिनॉल को लिखते हैं। तो एनिलीन से बनाना है फिनॉल, ये भी आसान है। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए प्यारे आपको सबसे पहले इसका डाईएजोटाइजेशन करना है। कैसे करोगे सर, NaNO2 प्लस HCl या सीधा HNO2 एट 0 से 5 डिग्री लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो यहाँ से डाईएजोटाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डाईएजोटाइजेशन। जैसे ही आप डाईएजोटाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, N2 प्लस, जो कि स्टेबल होता है लो टेम्परेचर, बताया था, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन है। एलिफेटिक होता तो वहाँ बनने वाला सॉल्ट जो था वो अनस्टेबल होता था, इसलिए वो फर्दर ब्रेक होके एल्कोहल डिकम्पोज होके एल्कोहल दे देता था। यहाँ पे ये लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। अब ये डाईएजोटाइजेशन कर दिया, उसके बाद अपने को पता है यहाँ से क्या करना है सर, क्या करना है, अब इसमें वार्म वाटर वगैरह डाल दें। क्या डाल दें, वार्म वाटर। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन वार्म वाटर से करेंगे तो अपने को पता है यहाँ से अपने को H प्लस और OH माइनस मिलेगा। इस तरीके से यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, हाँ, यहाँ से OH यहाँ अटैक करके N2 को बाहर कर देगा। तो ये चीज़ें यहाँ से बाहर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या जा रहा है, एक तो HCl और एक N2। पर ये दिखाना नहीं, कन्वर्जन में केवल बता रहे हैं। पहले हमने क्या किया, डाईएजोटाइजेशन, डाइजीनियम क्लोराइड बनाया, देन वार्म वाटर से रिएक्शन करा के हमने फिनॉल बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। अच्छा, यहाँ स्पेस उसके लिए दिया था, चलो पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। अच्छा, पहला है एनिलीन, इथेनामीन, एन एथाइल इथेनामीन, ओके, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अभी मैं आपको इसके बारे में बता के आया हूं पीछे, पहले एक एक करके कर लेते हैं। ए है एनिलीन, क्या है, एनिलीन, क्या दिया है, एनिलीन, ओके। दूसरा है मेरे पास इथेनामीन, क्या है, इथेनामीन। तो ये है मैथ, एथ और ये अमीन, तो इसको इथेन वन अमीन या इथेनामीन बोलते हैं। तीसरा है अपने पास एन एथाइल इथेनामीन, तो इसका मतलब हमारे पास एक एन पे इथाइल भी लगा है और इथेनामीन भी है, ठीक है। इसकी ट्राइवैलेंसी बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, बीच में भी हाइड्रोजन लगा सकते थे। अब अपने को पता है किसी एक को हम पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे तो ये 1,2 में आ जाएगा, और एक किसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो एन पे इथाइल है और यहाँ पे क्या है, इथेनामीन है, ठीक है, सेकेंडरी अमीन है ये अपने पास। तो आप देखेंगे ये अपने पास क्या है, प्राइमरी अमीन, ये कैसा है, सेकेंडरी अमीन, ये कैसा है, एनिलीन, मतलब एरोमेटिक अमीन। हाँ, तो आप मुझे बता दें कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, अभी मैंने बताया था एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस,
पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने का मतलब है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की साइड चेन बढ़ेगी। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ रहा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा, तो वाटर से रिपल्सन होगा। या यूँ बोलें कि एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे 2 कार्बन है, कितने हैं 2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना, क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, जिसका मोलर मास जितना कम, ठीक है ना। तो मोलर मास किसका कम होगा, इसके पास केवल 2 कार्बन है प्राइमरी अमीन में, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो यहां सबसे आगे लिखेंगे। फिर इससे कम किसकी होगी, इसके पास देख रहे हो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब इसका मोलर मास इससे ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी से कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कितने कार्बन है, ये C6H5 है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो इधर से इधर क्या है, इधर से इधर चलने पर क्या हमने बोला, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस कॉमा सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इधर की तरफ क्यों, हम उल्टा एरो बनाएंगे ना, या लिख दें सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, पर एरो को हमें चेंज कर दे रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, चेंज, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं ऐसे। तो एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ए का होगा, आप चेक कर लें, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा आएगा 93 यूनिट, इनका अभी आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 कार्बन से विचार कर लो ना, है ना, हाइड्रोजन तो 1 यूनिट होता है, ठीक है, सबके पास नाइट्रोजन 1 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन सबके पास 14 यूनिट है ही, ठीक है। हाइड्रोजन से इतना फर्क नहीं, कार्बन देख लिया करो, यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो जहाँ कार्बन संख्या ज्यादा है वहाँ मोलर मास ज्यादा होगा, सिंपल चीज। तो मोलर मास इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इधर की कम हो गई, है ना, एरो समझ लेना। नेक्स्ट अगला है इथेनोइक एसिड, इथेनामीन, इथेनॉल, इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, क्या क्या है, इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COOH, ये है पहला। बी, आप हमें बताएं इथेनामीन क्या होता है, 2 कार्बन की अमीन, तो ये हो गया इथेनामीन। अच्छा, इथेनॉल क्या होता है, बोलो, एल्कोहल 2 कार्बन का, तो CH3CH2OH। अब यहाँ पे बताना है बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने पहले बताया था, ये कौन है, एसिड है, ये एसिड है, ये कौन है, अमीन है, ये कौन है, एल्कोहल है। अब प्यारे सबसे बड़ी बात क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर यहां भी होती है और यहां भी होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट को देखने का एक तरीका तो मैंने बताया था, जहां पे ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे मोलर मास बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब यहां तो तीनों कंपाउंड है, एसिड है, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अमीन भी प्राइमरी है, प्राइमरी अमीन है, ये भी ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये एल्कोहल है। और एक तरीका क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। तो आप इससे सिंपल तरीके से देख लेना कि सबके पास कितने कार्बन हैं, सबके पास 2 कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 2। तो एक तो सभी के सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो वहां से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आपको मैंने ऑर्डर पीछे बता रखा है, ठीक है ना, फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूं, समझो कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं, तो आपके पास कंपेरेबल मोलर मास का 2 कार्बन का एसिड दिया है, 2 ही कार्बन का अमीन दिया है, 2 ही कार्बन का एल्कोहल दिया है। तो सिंपल सा तरीका है कि मॉलिक्यूलर वेट से आप चेक कर लें कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, ये भी तो पढ़ रखा हमने। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो यहाँ पे इनको देखें तो ये 16 + 16 32 यूनिट है, और यहाँ पे कितना है 16 यूनिट, 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है 14 यूनिट। एटॉमिक मास तो जानते हो ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास से हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा होगा 2 ऑक्सीजन की वजह से, फिर इसका एटॉमिक मास होगा ज्यादा, फिर नाइट्रोजन वाले का होगा। तो ओवरऑल मोलर मास किसका ज्यादा होगा, एसिड का। तो ओवरऑल मोलर मास या तो निकालने में बैठने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का 32 यूनिट हुआ, यहाँ 16 यूनिट, यहाँ 14 यूनिट। तो कहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा, वहीं मोलर मास भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, देन इसका, देन इसका। और जहाँ मोलर मास ज्यादा होगा इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बताओ सबसे पहले कम वाले को लिखेंगे तो नाइट्रोजन वाले को लिखेंगे, मतलब बी। इससे ज्यादा किसका होगा, एक ऑक्सीजन वाला मतलब एल्कोहल। फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कौन है सर, अमीन। ये कौन है सर, एल्कोहल। और ये कौन है सर, एसिड। आप चाहे इनके फॉर्मूले को भी लिख दें, है ना। बी की जगह पे आप इथेनामीन लिख दें, सी की जगह पे इथेनॉल लिख दें और ए की जगह पे इथेनोइक एसिड लिख दें, ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। या उसको दिखा दें कि ABC हमने माना, इस तरीके से अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज्यादा की हो। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी फॉर्म करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे मोलर मास से ही जब हम देख सकते हैं कि जिसका मोलर मास जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मोलर मास का देखने का तरीका क्या है, कार्बन की संख्या सेम है तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पे डिफर है, यहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन। तो यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ एक नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां उसका मोलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर यहाँ पे है तो सी, फिर सबसे कम एन। ठीक है, ध्यान से समझना इन चीजों को। ठीक, नेक्स्ट है मीथेनामीन, एन डाइमिथाइल मीथेनामीन एंड एन मिथाइल मीथेनामीन। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस, एक्वस जैसे ही आ जाए सचेत रहना। गैसियस फेज में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ध्यान रखो। एक्वस में दो केस बनते हैं, मिथाइल के लिए और इथाइल के लिए, ध्यान रखना। बता चुका हूं, ये सवाल बनता ही बनता है आपके पास इस तरीके का। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ए है हमारे पास मीथेनामीन। मैं फॉर्मूले इसलिए लिख देता हूं जिससे आपकी आईपीएससी भी क्लियर होती चले स्ट्रक्चर में। मीथेनामीन का मतलब एक कार्बन की अमीन है मीथेनामीन। बी है अपने पास क्या प्यारे, एन डाइमिथाइल मीथेनामीन। तो ठीक है, एक कार्बन का पेरेंट चेन है और इस एन पे दो मिथाइल लगे हुए हैं तो टर्सरी अमीन है। सी है अपने पास एन मिथाइल मीथेनामीन। तो एक मिथाइल लगा हुआ है पेरेंट कार्बन चेन, एक NH है और ये मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन मीथेनामीन है। यहाँ पे देखेंगे अगर इसको मैं पेरेंट कार्बन चेन मान लूँ तो ये मेरे पास दो फिर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तो एन डाइमिथाइल मीथेनामीन है। और अगर एक को पेरेंट कार्बन चेन मान लूँ इसको, ठीक है, PCC, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तो ये सेकेंडरी अमीन है। तो ये टर्सरी अमीन हुआ और ये मेरे पास प्राइमरी अमीन हुआ। ठीक है, डिग्री भी पता कर ली कि नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ 3 से अटैच्ड है, यहाँ 2 से अटैच्ड है। ठीक है, अब अपने से कह रहा है एक्वस फेज में, तो आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, हमने आपको तरीका बताया था। यहां मिथाइल का केस है, हाँ, इन एक्वस सोल्यूशन, यहां बोला है इन एक्वस फेज या एक्वस सोल्यूशन। तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था मिथाइल के केस में क्या होता है, जब R मिथाइल हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या बताया था मैंने, बताओ, 2 1 3, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्सरी, ये होता है अमीन का ऑर्डर। ये पीछे बता चुके हैं ट्रिक 213। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का लिखना तो पहले टर्सरी लिखो। टर्सरी कहाँ पे है मेरे पास, बी पे। फिर उससे ज्यादा किसकी है, प्राइमरी की, मतलब ए की। फिर सबसे ज्यादा किसकी है, सेकेंडरी का मतलब सी की। तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हुआ, पहले बी टर्सरी अमीन, देन ए प्राइमरी अमीन, देन सी। तो ये अगर हमें पता है, और अगर यहाँ इथाइल होता तो 2 3 1 हो जाता। ध्यान करो, पिछले पार्ट में सारी चीजें बता के आए, वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट का आपको यूज कैसे करना वो भी क्वेश्चंस आपके पास आते जा रहे हैं। कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, लगा के चलना। नेक्स्ट अगला कह रहा है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एनिलीन, गिव केमिकल इक्वेशंस ओनली। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास सल्फानिलिक एसिड, किससे, एनिलीन। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, मैंने कहा था आगे आएगा तो मैं इसकी रिएक्शंस भी बता दूंगा। तो देखो आ गई, यहाँ पे ये सब है एनिलीन, सब लोग जानते हो, हाँ सर। सल्फानिलिक एसिड के लिए हमें इसका सल्फोनेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, एनिलीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ऐसा करने पर हमें पता है कि H2SO4 में हमें क्या मिलेगा, एक H+ और एक मिलेगा HSO4-। एन पे जो लोन पेयर होते हैं ये प्रोटॉन लुईस बेस है,
आपको पता है लोन पेयर डोनर है तो लुईस बेस है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेस है तो प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ से एनिलीनियम आयन बनाएगा। और जैसे ही हम एनिलीनियम आयन बनाएंगे तो हमारे पास क्या दिखाई देगा प्यारे, ध्यान से यहाँ पे हमने क्या किया, NH2 था, NH3 प्लस आ जाएगा, इसने लोन पेयर डोनेट किए, NH3 उस पर डिफिशियंसी आ गई तो प्लस। अब ये प्लस है तो इस माइनस के साथ ये सॉल्ट बना लेगा, तो इसी के साथ यहाँ पे डॉट करके HSO4 माइनस। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, अब इसी को अगर हम हीट कर दें 453 केल्विन टू 473 केल्विन पर हीट करके रीअरेंज करा दें तो यही हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ से वाटर बाहर जाता है। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर जाएगा। आप ऐसे समझ लें, यहाँ से OH निकाल लेना, इसमें से एक H एक O और यहाँ से H ले लेना, तो HOH यहाँ से वाटर रिलीज कर देना। ठीक है ना, उसके बाद रीअरेंज कैसे हो जाता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी हैं मैंने। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से एक H निकला तो ये NH2 मिल जाएगा, और यहाँ से एक OH निकला है और इसको पैरा पे जाके रीअरेंज करते हैं जिससे कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो सके, तो OH निकल चुका है तो SO3 माइनस मिल जाएगा, सॉरी SO3H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ से H, यहाँ से OH। अच्छा है ना। आपके पास यहाँ से H प्लस निकाला हमने और यहाँ से OH निकाला, तो यहाँ पे OH निकलने के बाद क्या बचा था अपने पास, SO3 माइनस, और इस पैरा पोजीशन पे जो H था वो इसकी जगह पे इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो SO3H। इसी को प्यारे हम लोग बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड। और अगर आपको ध्यान है, पूछा इसमें गया है, अगर आपको ध्यान है तो इसी से जुटा प्रोटॉन लेता था, ये माइनस यहाँ छोड़ता था, ध्यान करो। तो इस तरीके से पीछे अभी बना के आए थे सल्फानिलिक का ज्विटर आयन, तो ये NH3 प्लस हो जाता था और यहाँ SO3 माइनस हो जाता था, जिसको आप क्या बोलते थे, ज्विटर आयन बोलते थे। ठीक है ना, तो ये पूछा नहीं गया, सल्फानिलिक यही होता है। ठीक है ना, ध्यान से। तो मैं इसको इस तरीके से हटा दे रहा हूं, यहां तक पूछा है। ठीक है, और ये चीजें हैं तो ध्यान रखना। एनिलीन्स का सबसे पहले सल्फोनेशन करते हैं, यहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है, उसका रीअरेंजमेंट कराते हैं तो सल्फानिलिक एसिड मिलता है, और इससे हम ज्विटर आयन तक जा सकते हैं। पर हमें एनिलीन से क्या बनाना, फ्रॉम एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से, सेकंड है फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना। अच्छा, एनिलीन है अपने पास, हाँ सर एनिलीन है, तो एनिलीन किसी भी कारण, बेंजीन के किसी भी कारण पे NH2 लगा दो, जरूरी नहीं कि आप टॉप पे ही लगाएं ना। तो ये एनिलीन है, इससे क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अब आप बताओ, आइसोसाइनाइड का मतलब हमें कार्बिल अमीन टेस्ट कराना होगा, या कार्बाइलेशन प्रोसेस बोलते थे, या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते थे। तो क्या करते थे बताओ आइसोसाइनाइड के लिए, सर इसके लिए CH3Cl क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, पहला। दूसरा, इसके साथ या मैं एक ही में दिखा दे रहा हूं, +3 KOH या NaOH लेते थे। तो यहां से हमारे पास क्या होगा बताओ, यहां से हमारे पास ये 3 KCl बाहर जाएंगे। हाँ, ये मेरे को क्या बन जाएगा, पहले तो बनाते हैं हम लोग। यहां से हमारे पास आइसोसाइनाइड NC ग्रुप में ही कन्वर्ट होता था, प्लस यहाँ से 3 KCl बाहर जाएगा, और उसके बाद एक H, 2 3 H और 3 OH, 3 वाटर बाहर जाएंगे। तो यहाँ से अपने को पता है ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट या कार्बाइलेशन। ठीक है, तो ये NH2 ग्रुप से किस में कन्वर्ट करता है, आइसोसाइनाइड में। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं, एनिलीन से किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना,
जो कि कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग। कैसी होती है, फाउल स्मेल, ठीक है ना, बैड स्मेलिंग बोलते हैं। कई जगह पे ऑबनॉक्सियस भी लिखा होता है, ऑबनॉक्सियस। अभी डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनमें वर्ड एक आएगा, आपको बताते हैं, है ना। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट है एसीटानिलाइड बनाना है। क्या बनाना है, एसीटानिलाइड। कहाँ से, एनिलीन से। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जगह है तो बनाते हैं, है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड है, उसको देखते हैं, एसीटानिलाइड। तो सबसे पहले एनिलीन से बनाना है एसीटानिलाइड। तो ये तो है एनिलीन, हाँ सर, ये है एनिलीन, ठीक है। एसीटानिलाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्या कि इसको हमें एस्टिक एनहाइड्राइड से भी बताया था आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ओके सर, अपने को पता है इसको कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ से प्लस माइनस में। हाँ, NH2 को भी हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ से समझ लें, यहाँ पे NH2 को ऐसे दिखा दे रहे हैं, H पे प्लस NH पे माइनस, है ना। ऐसे समझ लो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, और ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा। हाँ, तो अपने को पता है यहाँ से H प्लस और ये वाला एसीटेट आयन, ये मिल जाएगा, एस्टिक एसिड अलग हो जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस के पास पहुँच जाएगा। हाँ, तो समझ लें, यहाँ से क्या बाहर गया, CH3 COOH, ये वाला। हाँ, ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH से C डबल बॉन्ड O CH3, और इसी को प्यारे नाम होता है इसका एसीटानिलाइड। क्या नाम होता है, एसीटानिलाइड, ठीक है। और ऐसा करते क्यों है, क्योंकि NH2 ग्रुप जो एनिलीन पे लगा हुआ NH2 ग्रुप होता है, इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कंट्रोल्ड करने के लिए, पीछे भी क्वेश्चन कराया था, उसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड से एस्टाइलेशन कराते हैं। और एस्टाइलेशन कराने के दौरान जो कंपाउंड हमें मिलता है, जिसमें इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड करता है टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन, ध्यान करो, तो इस वजह से इसका लोन पेयर डीलोकलाइज करता है टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन, इसकी वजह से इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है क्या, एसीटानिलाइड। तो कैसे होता है, एनिलीन का हम लोग जब एस्टाइलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पीछे भी बता चुका हूं मैं। अगला है अ कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N रिएक्ट विद, अच्छा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू गिव अ सॉलिड, अच्छा, जो कि इनसॉल्युबल है एल्कली में। आइडेंटिफाई X एंड गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत कुछ पूछा है, तो सबसे पहले देखते हैं, जगह पीछे है तो इस पर मैपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं अच्छे से मैपिंग। X है एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग रीजेंट है। और इससे जो सॉलिड कंपाउंड मिल रहा है वो सॉलिड कंपाउंड जो कि है इनसॉल्युबल है, ये जो है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। ओके, पहले मैपिंग कर लिया करो बहुत आराम से। आइडेंटिफाई X, हमें इस X को आइडेंटिफाई करना है। एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, है ना, उस प्रोडक्ट का IUPAC नेम आपको बताना है। अच्छा, और रिएक्शन भी लिखनी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। पहले तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं सर, क्या कि अगर ये इनसॉल्युबल इन एल्कली है, इनसॉल्युबल इन एल्कली, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन होगा। क्या होगा? सेकेंडरी अमीन, क्योंकि ये हमारे पास हिंसबर्ग रीजेंट है। हाँ, और प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जो कंपाउंड देता है एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट या सॉलिड कंपाउंड, वो सॉल्युबल होता है एल्कली में। सेकेंडरी अमीन के थ्रू जो कंपाउंड मिलता है हिंसबर्ग रीजेंट में, वो इनसॉल्युबल होता है एल्कीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन जब हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट, बताइए, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड,
जिसके एन के पास अभी भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो वो सॉल्युबल होता है एल्कली में। जबकि सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, रिएक्शन करने के बाद N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है, तो इसका मतलब उसके पास, उसके नाइट्रोजन के पास कोई भी एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, जिस वजह से वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। तो इसका मतलब अगर ये इनसॉल्युबल है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन ही होगा, क्योंकि टर्सरी अमीन तो रिएक्शन देता ही नहीं है। हाँ सर ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो इनसे करते हैं हम C3H9N का हमें सेकेंडरी अमीन बनाना है। तो यहां से देखते हैं C3H9N का सेकेंडरी अमीन बनाइए भाई। ये मेरे पास X है, तो मैंने कहा सेकेंडरी अमीन बनाना है तो मैं ऐसे बना लेता हूं। आपने कहा कैसे, कि मैं पहले सेकेंडरी अमीन बनाना है तो इसका मतलब मुझे इस N से डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन रखने हैं। हाँ, तो 2 चेन बना ली हमने। तो ट्राईवैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है। अब एक कार्बन का अगर एल्काइल ग्रुप इधर लगा है तो कितने कार्बन और बचे, 2, तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इधर लगा दो, CH2 CH3। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8 और 1 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। अब किसी बच्चों को लगा कि ये तो समझ में आया कि एक हमने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया तो 2 कार्बन बचे तो ये इथाइल लग गया, ठीक है। अब ये H क्यों लगा, क्योंकि ये ट्राईवैलेंट होता है, तो 2 से अगर डायरेक्टली अटैच है तभी सेकेंडरी होगा, तो तीसरा यहाँ हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये चीजें अपने को पता हो गया, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, सेकेंडरी अमीन बन गया। हाँ सर, ये सेकेंडरी अमीन बन गया, ठीक है। अच्छा, वैसे इस सेकेंडरी अमीन को हम यहाँ भी लिख के आ सकते थे और यहाँ रिएक्शन कर दे रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या बन रहा है मेरे पास, बताइए एक बार। C3 यहाँ पे आया NH और ये आया CH2 CH3। आप अगर इसका नाम बताएंगे तो ये 1 2 है और ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा। पेरेंट कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, लॉन्ग चेन हमें लेनी, लॉन्ग कार्बन चेन। तो ये मेरे पास N पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। ये N पे मिथाइल है और 2 कार्बन का अमीन है, तो इसको बोलेंगे इथेनामीन। क्या बोलेंगे, इथेनामीन। अच्छा, इसकी रिएक्शन करा दो इससे, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो CH3NH और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाऊं रिएक्शन समझाने के लिए। सर कैसे, कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं N और इसका H और इधर लगा इथाइल, तो इथाइल को ऐसे लगा दो CH2 CH3। हाँ सर, इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको रिएक्शन आसानी समझ में आ जाए। C6H5। हाँ, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये हिंसबर्ग रीजेंट होता है। हाँ सर, ये मेरे पास क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है। हाँ ओके, अब इसकी रिएक्शन भी दिखानी है। हाँ सर, तो यहाँ से हमें क्या करना, HCl बाहर करना है, ठीक है सर। HCl बाहर जाते ही हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ मिलेगा CH3, ये मिलेगा NH, N के पास एक H है, कहाँ है, नहीं है, अब तो बचा ही नहीं ना H, ये तो HCl में चला गया। तो इसके पास क्या बचा हुआ मेरे पास, इसके पास है C2H5। हाँ, ये पूरा इथाइल है, ये मिथाइल है, तो 2 ग्रुप लगा दिए हमने, ठीक। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो दोनों लग गए। और इसके पास क्या, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये अटैच्ड है, S डबल बॉन्ड O और इधर है C6H5। तो इसका मतलब ये वो सॉलिड कंपाउंड मिला प्रोडक्ट जिसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम बताना है। तो ये N पे इथाइल लगा, ABCD में इथाइल पहले आता तो N इथाइल, फिर M आता है तो N मिथाइल, ठीक है। और बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, ये मेरे पास इसका IUPAC नेम हो गया, ये पूछा हुआ है अपने से, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा हो ये कैसा होगा, सॉलिड कंपाउंड होगा। और ये जो है वो इनसॉल्युबल है इन एल्कली, ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। कौन है, क्योंकि ये सेकेंडरी क्या था, अमीन, तो ये इनसॉल्युबल इन एल्कली में जो कंपाउंड मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है इन एल्कली में। कोई पूछे ऐसा क्यों है कि इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्राइमरी अमीन में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता प्रेजेंट, तब वो सॉल्युबल इन एल्कली हुआ करता था। तो यहाँ पे देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड, दिस सॉलिड कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो ये पूछा हुआ था। एक तो ये कि ये X कौन है, तो आपने बता दिया, इस X का नाम पीछे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये है अपने पास N मिथाइल इथेनामीन, और प्रोडक्ट जो कि इनसॉल्युबल होगा उस प्रोडक्ट का IUPAC नेम, तो ये X आ गया, ठीक है। और ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
पहला क्वेश्चन है डाइएजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर स्टेबल। बिल्कुल, कैसे? तो क्या बोलेंगे? दे आर स्टेबल, दे आर, आप लिख सकते हो डाइनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर स्टेबल, ड्यू टू करके भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो, दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of diazonium cation, डाइएजोनियम कैटायन, ठीक है ना, जो कैसे लिखते हैं C6H5N2 प्लस, which allows the positive charge to be delocalized over benzene ring। तो ऐसा क्यों है कि डाइनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल या स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द डाइनियम कैटायन जो अलाउ करता है पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने पर, किस पे? बेंजीन के ऊपर। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख लें एक बार कि जैसे मैंने डाइनियम क्लोराइड बनाया, डाइनियम आयन बना लो, तो यहाँ पे ये कैसा होता है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ प्लस, ठीक है, ये है हमारे पास डाइएजोनियम आयन, डाइएजोनियम कैटायन, है ना। तो यहां पे कैसे करके अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं तो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे ये क्या है? N2 प्लस है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहां से क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसका किस तरीके से बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अब यहाँ पे अपने पास है ना, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड एन है, तो एन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो डबल सिंगल। ये रेजोनेंस में आपने सीख रखा है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन, डबल बॉन्ड एन, ये ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस, और यहाँ पे ये वापस से प्लस। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, एक बार देख लें जल्दी से, जब ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, इधर माइनस इधर प्लस, हाँ, जब ये बॉन्ड इधर गया होगा, इधर माइनस इधर प्लस, हाँ, तो ये अपने पास माइनस प्लस ये तो बॉन्ड बना लिए, हाँ, तो यहाँ प्लस दिखेगा, यहाँ माइनस दिखेगा, यहाँ प्लस दिखेगा, प्लस प्लस माइनस ये दिखाई देंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट में इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या दिखाई देगा अपने को? अब डबल सिंगल पॉजिटिव है, इस तरीके से चलाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे माइनस, या लोन पेयर भी दिखा सकते थे, एक लोन पेयर पहले से था, और यहाँ प्लस। अब इसकी डिफिशियंसी दूर हो गई, तो यहाँ से हम लोग कैसे बना देंगे? यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी डिफिशियंसी दूर हो गई, पर इस कारण पे डिफिशियंसी आ गई तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देन फिर कैसे बनाएंगे आप? डबल सिंगल पॉजिटिव इधर की तरफ। अब क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डिफिशियंसी आ जाएगी, इस कारण पे डबल बॉन्ड एन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब कैसे होगा? अब डबल सिंगल पॉजिटिव यहाँ है तो ये इधर आएगा, और इसकी ट्राइवैलेंसी मेंटेन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कराएंगे, या नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इधर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? फिर से
एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, वापस से बेंजीन के अंदर तीनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट आ चुके हैं। तो इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर था वैसा ही लास्ट दिखाई देगा। अंतर इतना है कि ये जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है इनका लोकेशन यहाँ चेंज हो जाएगा। जहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जो चल रहा था, जहाँ डबल था यहाँ पे यहाँ सिंगल दिखाई देगा, जहाँ सिंगल था वहाँ मिंगल मतलब डबल दिखाई देगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब सिंपल से देखो, इसी आंसर को अगर कोई बच्चा कहे कि छोटे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो क्या है यहाँ पे, तो बोलोगे इट इज ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यही चीज लिखी है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है क्या, डायज़ोनियम कैटायन, और जो अलाउ करता है किसको, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। ठीक है, या डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज लगातार रिंग में घूम रहा है। ठीक है ना, इस वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इस वजह से एरोमेटिक जो अमीन्स होते हैं उनके डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, कैसे लिखना है। अगला, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो नेक्स्ट पे ही कर लेते हैं इसको। अगला हमारे पास सेकंड है, सेकंड का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, कह रहा एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बेंजोइक एसिड भी नहीं देता है और एनिलीन बताया था आपको। अच्छा, क्यों बोलो, एनिलीन क्यों नहीं देता है, क्योंकि एनिलीन में आपने एक चीज दे जानी है, द NH2 ग्रुप in aniline is Lewis base. NH2 group in aniline is basic and it react with Lewis acid catalyzed, लुईस एसिड कैटालिस्ट, जो क्या होता है AlCl3, सच एज AlCl3, और भी ले सकते हैं FeBr3, है ना। तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो रिएक्ट कर जाता है लुईस एसिड कैटालिस्ट के साथ टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, या सीधा टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते थे, इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, जिस वजह से दैट्स व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देयरफॉर एनिलीन डज नॉट undergo फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इसको देख भी सकते हैं प्यारे, यहां पे एनिलीन है, हाँ सर, यहां पे एनिलीन है, हाँ, ये इस तरीके से। और जब हम लोग इसका क्या कराते हैं, एल्काइलेशन, तो यहां पे हम एल्किल हलाइड वगैरह के साथ साथ लुईस एसिड लेते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, एल्काइलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो हम एल्काइलेशन करा रहे हैं तो यहाँ CH3Cl है, बट है क्या कि इसका काम क्या होता था, लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देता है ये, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो इसके ऑर्थोपैरा पे ये लगेगा, पर ये मोर एक्टिवेशन इफेक्ट इसका हाई होता है, पावरफुल होता है। तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा ही नहीं पाता, ये खुद से क्या कर जाता है, ये यहाँ से इसके साथ क्या करता है, खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। अब ये लुईस एसिड है तो इसके पास क्या है, ये
6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि इस वाली रिएक्शन में ये एनिलीन के ये क्या है, बेसिक नेचर का है, ये कैसा है, ये बेस है, और ये कैसा है, ये एसिड है। अगर ये एसिड है तो एसिड बेस यहाँ पे हो जाता है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, जिससे कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं और इसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाता है। यहाँ एसिड बेस, ये बेसिक नेचर का, ये एसिडिक नेचर का, तो एसिड बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो बन जाता है N। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 H हैं, हाँ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, AlCl3 के साथ। हाँ, अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखा दो, चाहे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एज अ कोवलेंट दिखाएंगे। थोड़ा सा अलग कलर कर दे रहा हूँ, ये तो कोवलेंट में क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इस पे आ जाएगा माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इस पर डिफिशियंसी आ जाएगी प्लस। तो इस तरीके से ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता। इसका मतलब एनिलीन क्या होता है, द NH2 ग्रुप इन एनिलीन, ये मेरे पास क्या है, एनिलीन। तो जो NH2 ग्रुप है एनिलीन में, NH2 ग्रुप इन एनिलीन क्या होता है, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। इट कैन रिएक्ट किसके साथ, विद द लुईस एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म आ सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दैट्स बाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये आंसर आपको करना है। थर्ड पार्ट का आंसर हम यहां बना दे रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, नाइट्रेशन कराते हैं तो इसको देख लेंगे कैसे लिखेंगे कि जब हम लोग ध्यान है, जब हम लोग इसका नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, तो एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराएंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि मेरे पास नाइट्रेशन के लिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए, हाँ, विद कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलते थे आपको ध्यान है, हाँ सर, तो नाइट्रेशन के दौरान क्या होता था, यहाँ पे NH2 के साथ, यहाँ ऑर्थो पे मेरे पास एक नाइट्रो ग्रुप लगेगा, हाँ, यहाँ पे मेरे को पैरा पे मिलेगा, हाँ, यहाँ पे मेरे को मेटा पे मिलेगा। ध्यान देना बहुत आराम से, 1,2 पे मिल गया, यहाँ 1,3 पे भी मिलता है और यहाँ 1,4 पे भी मिलेगा ये प्रोडक्ट। इकलौती रिएक्शन मैंने बताई थी आपको जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। हाँ, अभी तक क्या होता था प्यारे, उनका सवाल समझें। इनका कहने का क्या मतलब है कि ये तो लोन पेयर कंटेनिंग है तो ये तो प्लस एम है, और प्लस एम का मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। तो यहां से जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, तो जो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड NO2 प्लस नाइट्रोनियम। हाँ, तो इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा है तो या तो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। हाँ, पर ऑर्थो पैरा के साथ साथ हमारे पास देख रहे हो मेटा डायरेक्टिंग भी यहाँ पे ग्रुप में लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसा ये कह रहा है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट भी देता है नाइट्रेशन के दौरान। ऐसा क्यों है, वही तो पूछा है। तो अपने को पता है ये कितना मिलता है, 2% ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। मेजर अभी भी कौन होगा, भी 51% इसकी अकरेंस होती है और ये 47% इसकी अकरेंस होती है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट में ये भी तो मिल रहा है मेटा, जबकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ड्यू टू प्लस एम। तो आपको हमने समझाया था, क्या समझाया था कि यहाँ पे क्या होगा प्यारे, यहाँ समझना बहुत आराम से कि ये मेरे पास जो एनिलीन है वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में खुद को क्या कर लेगा, यहां से ये प्रोटॉन लेगा और खुद को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रेजेंट है NH3
प्लस बना लेगा, NH3 प्लस, तो ये बन जाएगा। और एनिलीनियम जो आयन है ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। कैसा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का -m, मतलब मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। फिर समझ लें, ये एक्चुअल में था लोन पेयर कंटेनिंग है ना फर्स्ट एटम, तो +m है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मिलना चाहिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पैरा पे जाना चाहिए, जैसा कि अभी तक सारी रिएक्शन में होता था, है ना, नाइट्रेशन में। पर इसमें मेटा डायरेक्टिंग भी है। क्यों, क्योंकि एनिलीन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, वहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो बेस जैसे ही प्रोटॉन को लेता है तो एनिलीन से एनिलीनियम आयन बन जाता है। ठीक है, और जब एनिलीनियम आयन बन जाता तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, उस पर तो डिफिशियंसी आ गई, नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, विथड्रॉइंग का -m का मतलब मेटा डायरेक्टिंग। इस तरीके से हमें यहाँ पे सबस्टेंशियल अमाउंट में क्या मिलता है, सबस्टेंशियल अमाउंट में हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बोलो ऐसे में हम क्या आंसर दे सकते हैं, बताओ प्यारे। यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं कि द नाइट्रेशन occurs in strongly acidic medium. The nitration occurs in strongly acidic medium which protonates यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्रोटॉन ही तो मिल रहा है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम से, तो प्रोटोनेट कौन होता है, NH2 ग्रुप, और किस में जाता है, NH3 ग्रुप में, NH3 प्लस में, विच प्रोटोनेट्स NH2 ग्रुप टू फॉर्म NH3 प्लस ग्रुप। इसको ही बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, है ना, जो कैसा होता है, प्रोटोनेट्स NH2 ग्रुप टू फॉर्म NH3 प्लस ग्रुप, है ना, विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड मेटा डायरेक्टिंग तो सबसे पहले ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, जहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है पूरी मैकेनिज्म भी बताई है, पर यहाँ काम नहीं है। तो हर नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन मिलता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल मिला उसमें जो रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप है वो एक्चुअली में लॉन पेयर कंटेनिंग है, तो +m का मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब है कि वहां पे ऑर्थो पैरा पे नाइट्रोनियम को जाना चाहिए, मतलब NO2 प्लस को जाना चाहिए। पर इस वाले केस में क्या होता है, मेटा पे भी मिल जाता है प्रोडक्ट, तो मेटा पे वो भी अच्छी खासी अमाउंट में मिल रहा है 47% में। तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन यही था कि नाइट्रेशन के दौरान एनिलीनियम में कि मेटा पे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अच्छे खासे अमाउंट में क्यों बन जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि जब नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, तो ऑर्थो पैरा तो बनना ही है, ठीक है, जिसमें पैरा मेजर होता है, पर मेटा इसलिए बनता है क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है एनिलीन का, वो नाइट्रो ग्रुप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम की वजह से जो NH2 ग्रुप जो होता है नाइट्रोनिक NH2 ग्रुप इन एनिलीन, वो एसिडिक मीडियम में खुद को प्रोटोनेट कर लेता है। प्रोटोनेट हो जाएगा मतलब NH2 पे H प्लस पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बेस का काम करता है, तो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, लॉन पेयर डोनर होता है। तो इसने लॉन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां से एनिलीनियम आयन बन गया, जो कि किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम करेगा, मतलब मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे सबस्टेंशियल अमाउंट में क्या मिलता है अपने को, मेटा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको पीछे बता दिए, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इसमें जो पीछे वाला क्वेश्चन है पहला, वो हमने यहां कर दिया। इस सेकंड वाले क्वेश्चन को हमने यहां पे पीछे वाले पेज पे बना दिया ये, और ये थर्ड क्वेश्चन उसके नीचे ही आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है ना यहां पे। तो ये चीज है अपने पास, ये अलग है, और इसमें से ये वाला पार्ट भी हमारे पास जो है समझाने के लिए हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं अपने पास कि क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग बना,
ठीक है, उसकी कहानी बना दी, पूरी रिएक्शन बता दी, इनको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमें मिलता है, क्या कह रहा है, प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड सी। तो ये सी कंपाउंड जो है वो फाउल स्मेलिंग होता है, मतलब आइसोसाइनाइड हो गया, ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिल गया, ठीक है। एंड ऑन, अच्छा इस बी की रिएक्शन ही कह रहा है, ध्यान रखना इसमें, समझना, कंपाउंड बी को जब हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें कंपाउंड सी मिलता है, और इसी का एंड ऑन रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जब इसी को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं C6H5SO2Cl, तो ये मेरे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, तो ये कह रहा है टू फॉर्म कंपाउंड डी। अच्छा, तो बी को ही हम इसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड डी मिल रहा है, मतलब इसके साथ सी मिल रहा था और इसी की रिएक्शन अगर इससे कर दें तो डी मिल रहा है, ठीक है। विच इज सॉलेबल इन एल्कली, और ये कैसा होता है, सॉलेबल इन एल्कली, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से सोचेंगे। पहली बात ध्यान देना बहुत आराम से, इस रिएक्शन को देखे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हैप्पी बर्थडे है, हाँ। इस रिएक्शन को देखे ऐसे नहीं लग रहा ये कार्बोलामीन टेस्ट है, हाँ। इसको ये नहीं कह रहा कि ये आइसोसाइनाइड है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। अगर ये आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइड किससे मिलता था, बोलो, अगर ये आइसोसाइनाइड मिल रहा है यहाँ पे तो ये किससे मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमीन। NH2 ग्रुप क्या देता है, NC ग्रुप देता है, किसमें, कार्बोलामीन में, हाँ। और ये अमीन सॉल्युबल इन एल्कली है तो ये कैसा अमीन होना चाहिए, ये प्राइमरी अमीन होना चाहिए, हाँ। और हैप्पी बर्थडे में अमीन कब मिलता है, जब ये कैसा होना चाहिए, ये अमाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे, ये अमाइड होना चाहिए। सारी बातें आ चुकी हैं। अब ये अमाइड कौन सा होना चाहिए, 3 कार्बन का है, तो अमाइड में C डबल बॉन्ड ONH2 ये ग्रुप होता है फंक्शनल, हाँ। अब एक कार्बन CONH2 में आ गया तो बचे कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन लगा दो और टेट्रावैलेंसी मेंटेन कर दो। तो ये मेरे पास अपने पास जो भी बना ये कंपाउंड A होना चाहिए। पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर ले रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन है, हाँ, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, हाँ, 1 नाइट्रोजन 1 NO, बिल्कुल सही है। तो यही कंपाउंड अपने पास क्या मिल गया, A, ठीक है। अब मैं इन चीजों को ना आगे वाले पेज पे करता हूं, ठीक है। तो राइट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर वैसे तो यहां बना लेते पर हम देख लेते हैं यहां पे। तो मेरे पास जो A बना वो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, हाँ। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं सर, Br2। यहां पे हमें कंप्लीट रिएक्शन करने को नहीं बोला है, केवल प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो आपको इस तरीके से। और यहां पे मेरे पास जो कंपाउंड मिलेगा, आप मुझे बताओ, यहां पे मेरे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो ये कौन है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो इसमें क्या होता, अमाइड को हटा देते हैं और क्या मिल जाता, अमीन मिल जाता है। तो ये मेरे पास CH3 CH2 NH2 आ जाएगा। और यहाँ से अपने को पता है कि 4 मोल ले लेंगे, ट्वाइस KBr जाएगा, K2CO3 निकलेगा, 2H2 निकलेगा। तो यहाँ बैलेंसिंग नहीं करनी क्योंकि उन्होंने तो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर पूछा है, तो रीजेंट पता है कि ये अमाइड से अमीन देता है, ठीक है। अगले में वो कह रहा है इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसी की रिएक्शन मुझे अब करानी है किसके साथ प्यारे, अब वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ करानी है, जैसे कि पीछे मैपिंग में इसको हीट कर देना। तो ये मेरे पास एक कार्बल अमीन टेस्ट कहलाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहलाता है। इसमें NH2 ग्रुप को रिप्लेस करके क्या लगा देते हो आप, बोलो, NC ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाएगा जो कि कैसा होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है ना। यही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है, ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ इन्होंने बताया इसी की रिएक्शन, इस अमीन की रिएक्शन अगर हम हिंसबर्ग रीजेंट के साथ करते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट, तो यहाँ पे हिंसबर्ग रीजेंट कैसा होता है, C6H5S डबल बॉन्ड O Cl होता है, हाँ। इसमें क्या होता है, इसके पास 2 एस्टिक हाइड्रोजन, यहाँ से एक H, यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला H और एक Cl यहाँ से बाहर कर देंगे, HCl। और इसको कैसे जोड़ेंगे बताओ, CH3 CH2, यहाँ NH है, हाँ। अब इसके पास एक NH एक H रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एक बैलेंसी जो फ्री है वहां से इधर से ये बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ से जोड़ेंगे S डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये मिल गया। ये जो मिला है मेरे को वो मेरे पास क्या है, इसका नाम बता दो, ये कंपाउंड मिल गया, हाँ। और ये कैसा है, सॉल्युबल है, बिल्कुल है, ये
सॉलेबल इन एल्कली है, बिल्कुल है। क्यों सॉलेबल है? क्योंकि अमीन ही प्राइमरी है। ये अमीन कैसी है? ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन है तो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करने पर हमें जो कंपाउंड मिलता है, जो सॉलिड कंपाउंड मिलता है, उसके नाइट्रोजन के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देयर क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ क्या लिखेंगे? सॉलेबल क्यों है? बिकॉज देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इसलिए सॉलेबल है। अच्छा, ये कौन है? एक एक करके नाम बता दो प्यारे, बोले। यहाँ पे अगर मैं नाम बनाऊं कि ये मेरे पास A है, हाँ, ये मेरे पास B है, हाँ, ये मेरे पास C है, हाँ, ये मेरे पास D है, तो इन्हीं को आइडेंटिफाई करना था। और नाम भी बनाने हैं तो आप नाम भी बना सकते हो। चलो बना लेते हैं। क्या नाम बनेगा? 1 2। इस तरीके से आपको कट करके नहीं दिखाना, वो समझाने के लिए बता देते हैं कि अमाइड से अगर CO निकाल दूं तो अमीन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, और 1 पे अमाइड लगा तो प्रोपेन अमाइड बोल देंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? 1 2 कार्बन की अमीन है तो इथेनामीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथेनामीन, है ना। और यहाँ पे इसका नाम क्या बोलेंगे? ये इथाइल आइसोसाइनाइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इथेन आइसोसाइनाइड, इथेन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। या इसको इथाइल आइसोसाइनाइड भी बोल देते, वो कॉमन नेम हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? एन पे क्या लगा है? इथाइल, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनामाइड। और वैसे ही पता है प्राइमरी अमीन से क्या मिलता है? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर सेकेंडरी होता तो क्या मिलता है? एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आइडेंटिफाई कर दी आपने, बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से, यही पूछा था ना, ABCD, ठीक है। वैसे हमने रिएक्शन भी कर दी, हम यहाँ चाहते थे यहाँ भी बता सकते, A आ गया तो इसी में से बताओ। यहाँ पे आप डायरेक्ट बताते तो आप नहीं बता पाते। ये हटा दो तो अमीन आ जाएगा, और यहाँ से अमीन का NH2 हटा दो तो आइसोसाइनाइड NC आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को इससे हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन करते तो ये HCl निकल जाता, तो इसके पास S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग जाता? PH मतलब फिनाइल ग्रुप लग जाता है, बेंजीन। तो ये ऐसे यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक है प्यारे। तो ये चीज आपने ध्यान दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करना। मैपिंग पहले देख लेना, दिखाई दे रहा है, और फिर इसके यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिया, रिएक्शन भी बना दी है ना। ये देखें, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन दिखने में बहुत लेंदी आपको लग सकता है, पर घबराएं नहीं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चंस आपने लगाए हैं तो बहुत आसान लगने वाला है। दिखने में आपको भले बड़ा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, थ्योरी वाइज। आप इसकी मैपिंग पहले करें, है ना। हमेशा क्वेश्चंस को रीड करें, पढ़ें, और उसकी फ्लो चार्ट बनाएं, देन उसकी मैपिंग करने के बाद आप उसको सॉल्व करें, है ना। तो आप देखेंगे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो देखें। एन ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ए क्या है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है C6H7N। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कह रहा है हमसे? C6H7N कह रहा है इज स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। तो पता चल गया ना, 6 कार्बन का एरोमेटिक ही होगा, एनिलीन ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कैसा है? स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर, मतलब स्लाइटली सॉलेबल या ऑलमोस्ट इनसॉलेबल, बताया था अभी पीछे मैंने, ठीक है। तो ये एरोमेटिक मतलब एनिलीन होगा फिर। अच्छा, ओके। A ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स अ वाटर सॉलेबल कंपाउंड B। अगर इस A की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HCl से करते हैं तो ये हमें कंपाउंड B देता है, और वो वाटर सॉलेबल होता है। एक ऐसा होगा वाटर सॉलेबल कंपाउंड होगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि जो A है, A also reacts with chloroform in the presence of alcoholic KOH to form obnoxious
स्मेलिंग, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस स्मेलिंग का मतलब फाउल स्मेलिंग, ठीक है, ये भी वर्ड ध्यान रखना। जो बैड स्मेलिंग बोलते हैं, अप्रिय हिंदी में बोलते हैं, जो प्रिय ना हो, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस स्मेलिंग मतलब फाउल स्मेलिंग, बेड स्मेलिंग, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी एक ही रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, ऑल्सो रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये कैट पता है, कार्बोलमीन टेस्ट। तो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड मिल रहा है C, वो कैसा है? ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी बेटा क्या होता है? फाउल स्मेल, फाउल स्मेल या बैड स्मेल, ठीक है। अच्छा, सी मिल गया। अब कह रहा ए रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म एन एल्कली सोलेबल कंपाउंड डी। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? इसी की रिएक्शन ए की अगर हम करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब बेंजीन C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग रीजेंट को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, टू फॉर्म एन एल्कली। यहां पे बन रहा है जो कंपाउंड डी, वो कैसा है? ये कैसा है? सॉलेबल इन एल्कली। कैसा है? एल्कली सॉलेबल है, तो सॉलेबल इन एल्कली, ठीक है। फिर कह रहा है ए रिएक्ट विद NaNO2NaHCl टू फॉर्म अ कंपाउंड E। इसकी ही रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो कंपाउंड बन रहा है E, विच ऑन रिएक्शन विद फिनॉल। इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा रहे हैं, फॉर्म अ कंपाउंड E तो बन चुका है। विच ऑन रिएक्शन विद फिनॉल फॉर्म अ कंपाउंड, है ना, फॉर्म अ कंपाउंड E। अच्छा, फॉर्म अ कंपाउंड E नहीं, गलत है भाई। फिनॉल के बाद होगा फॉर्म्स यहां से, तो ये वाली बात यहां पे एक्स्ट्रा दोबारा लिख गई है, कोई बात नहीं, यहां से कट कर रहा हूं। फॉर्म्स अ कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद फिनॉल फॉर्म्स, यहां से आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दें एक बार, यहां पे ये रिपीट आपके पास लाइन लिखी हुई है, तो ये कट है आपके पास, ठीक है ना, ठीक है। इतने से आप समझ लेंगे ये चीज यहां से कट है, ठीक है। देखें तो यहां पे लिखा है विद फिनॉल फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड, फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड डाई F। अब E की रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं फिनॉल के साथ, किसके साथ? फिनॉल के साथ, तो यहां पे हमें एक ऑरेंज रेड डाई मिलेगी जिसको बोला है F। अच्छा, कह रहा है elucidate the structures of the organic compound from A to F। elucidate का मतलब प्यारे होता है स्पष्ट करना। क्या होता है? स्पष्ट करना, ठीक है। तो आपको सिंपल सी चीज है A to F के सभी कंपाउंड्स को स्पष्ट करके दिखाना, मतलब ड्रॉ करके दिखाना है। तो यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें आराम से समय देके आप करना। तो इन चीजों को ना पीछे वाले पेज पे एक एक करके रिएक्शन करता हूं। तो अब मेरे पास पहली बात तो यहां से मुझे कितना ले लेना, जो चीज मोटी मोटी वो समझ लो कि मेरे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो स्पेरिंगली सॉलेबल है और ये 6 कार्बन का है, तो एरोमेटिक की ओर जाएंगे। अगर 6 से कम होता तो हम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक अमीन भी ले लेते हैं, क्योंकि मोलर मास बढ़ने पर उसकी भी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। स्पेरिंगली सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लेस सॉलेबल या स्लाइटली सॉलेबल, तो ऑलमोस्ट इनसॉलेबल ही होता है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक अमीन है। ये क्या है? एरोमेटिक अमीन। ये एरोमेटिक अमीन हो गई, ठीक है। अब एरोमेटिक अमीन में 6 कार्बन आपके पास कहां आ जाएंगे? यहां पे 6 कार्बन की बेंजीन रिंग हो गई, और यहां पे मेरे पास फिर क्या है? NH2 लगा लो अगर, तो 6 कार्बन तो इसमें रिंग में आ गए और NH2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके रिंग के पास 5 हाइड्रोजन हैं और 2 हाइड्रोजन ये, तो ये C7 भी हो गया एक। यस, ये हमारे पास एनिलीन होगा। क्या होगा?
एनिलीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है। अब एनिलीन की रिएक्शन इससे कराएंगे तो इसका मतलब है एनिलीन बेस होता है, अगर ये बेस है तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा जो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे फाउल स्मेलिंग में, क्या होगा, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप होगा वो एनिलीन में जो AR है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बैड स्मेलिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एनिलीन है वो प्राइमरी अमीन होना चाहिए, यस ये प्राइमरी है, इसलिए यहाँ पे मिलने वाला जो हमें कंपाउंड होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा एल्कलीन, क्यों वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और ये डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो यहाँ डाइजीनियम क्लोराइड मिलेगा, यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन के दौरान डाइजीनियम क्लोराइड मिलेगा, उसकी रिएक्शन फिनॉल से कराने पर हमें ऑरेंज डाई मिलती कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को मैं पीछे वाले पेज पर समझा रहा हूं, एक बार आप देख लें आराम से, ठीक है। अब मैं एक एक करके करूंगा, डाइल्यूट HCl से पहले करना, फिर कैट, ठीक है। नेक्स्ट समझे, तो सबसे पहले देखना, अच्छा सवाल है, यहां से हमारे पास ये है मेरे पास एनिलीन, ध्यान से ये है मेरे पास, मैं यहां NH2 लगा ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास एनिलीन है और ये मेरे पास कंपाउंड A है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किससे, डाइल्यूट HCl से। अब डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो आप मुझे बता दो प्यारे, एनिलीन में क्या होता है, NH2 के पास लोन पेयर होते हैं तो ये बेस का काम करता है और ये एसिड है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ सॉल्ट फॉर्मेशन कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा बता दो, यहाँ पे मेरे पास अगर ये बेस है तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को खींच लेना, प्रोटॉन को, तो ये लोन पेयर डोनेट करके इसका H+ ले जाएगा और तो ये एनिलीनियम बना लेगा और इसके साथ Cl- है वो इसके साथ ऐड होके एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा, तो ये बन गया मेरे पास एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसी को उन्होंने B बोला है, अभी नंबरिंग कर देंगे। तो ये मेरे पास आ चुका है A और ये मेरे पास आ चुका है B, और क्योंकि ये कैसा है, सॉल्ट है तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि पोलर नेचर की वजह से। ये आयनिक है, आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, हाईली पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है, आपको बताया था, है ना। तो ये कैसा होता है, मोस्ट लाइकली पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, तो इसमें सॉल्युबल होता है, तो ये बात क्लियर होगी कि एनिलीनियम क्लोराइड है, ठीक है। अगला हमसे क्या कह रहा था, अब समझे, यहीं पे कर रहे हैं हम, वो क्या कह रहा था समझे, इसी एक ही रिएक्शन मैं थोड़ा सा एरो ऐसे बना दे रहा हूं, इसी एक ही रिएक्शन हम करा रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस किसके साथ, KOH के साथ। तो ये कार्बिल अमीन टेस्ट है ना, यही था, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल सही है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH ले सकते हो या एल्कोहलिक NaOH ले सकते हो, बेस हो सकता है। तो ये NH2 को NC में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां से हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा, तो ये NH2 हटा के NC। अब इसके साथ 3 साइड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, हाँ क्या क्या मिल सकते हैं, कराना चाहो तो कर दो, 3KCl यहां से मिलेंगे, बिल्कुल सही है। 3KCl के साथ यहां से क्या मिल जाएगा मेरे पास, 3 वाटर, ठीक है। ये वाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी बना सकते हो। और यहाँ पे हुआ क्या कि ये NH2 ग्रुप से NC ग्रुप में चला जाता, तो ये कैसी होती है, इसकी ऑब्नॉक्सियस स्मेल बोल दो या फाउल स्मेल बोल दो, तो ये मेरे पास है C। तो ये मेरे पास कौन बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है, जिसकी बैड स्मेल होती है, ठीक है। अब उसने एक चीज और बोली, इसी एक ही रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, आपने कहा सर हिंसबर्ग रीजेंट C6H5S डबल बॉन्ड O Cl, तो आप कैसे करते थे हिंसबर्ग रीजेंट के साथ, ध्यान करो। पहली बात तो ये जो है प्राइमरी अमीन है, क्यों, क्योंकि N डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, भले एरोमेटिक है पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्राइमरी एलिफेटिक हो, प्राइमरी एरोमेटिक भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, यहाँ से HCl बार कर दोगे, हाँ सर, तो यहां से HCl बार गया, इनको ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा बताएं, यहां पे मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ NH है, हाँ HCl निकल गया, तो यहां से हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH है C6H5, तो वो भी कैसा होता है, ऐसे बेंजीन रिंग जैसा होता है, ये भी तो बेंजीन रिंग ही है। C6H5 को क्या फिनाइल बोलते हैं, तो इसको ऐसे दिखा दिया, क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ C6H5 इधर लिखें, इधर रिंग बना दें, तो दोनों को सेम कर दिया, ठीक है। ये भी क्या है, फिनाइल, मतलब C6H5 ही है, मतलब इधर भी PH है, इधर भी PH है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास कंपाउंड मिला है
ये प्यारे हमारे पास कैसा है, ये मेरे पास सॉल्युबल इन एल्कली होता है, सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली सॉल्युबल है। क्यों है, क्योंकि देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस वजह से ये एल्कली में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये कंपाउंड, इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे, बताओ इसका नाम क्या बनाओगे। तो ये एन पे फिनाइल लगा है, एन पे फिनाइल लगा तो इसको बोलेंगे एन फिनाइल, ओके। और ये पूरे को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। ये मेरे पास जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये है मेरे पास डी, ये डी है ना, है ना, ये है डी, ठीक है। अब मेरे पास ई बनाना है NaNO2 प्लस HCl, तो सबको पता है इसी की रिएक्शन अब मुझे करानी है NaNO2 प्लस HCl से। आप इनको देखें, ये कुछ ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये इन दोनों का मिक्सचर क्या देता है, HNO2, और एट लो टेम्परेचर आपको पता है यहां से एनिलीन का क्या हो जाता है, डाईएजोटाइजेशन, ये क्या है, डाईएजोटाइजेशन। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास डाईएजोटाइजेशन, क्या है, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। तो यहां से डाईएजोटाइजेशन अगर करेंगे, और ये क्या था, हिंसबर्ग यहाँ लिख ही दिया था, ये कैट है, कार्बोलामीन टेस्ट, यहाँ एसिड बेस है, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन में क्या होगा, डाइजेनियम क्लोराइड मिल जाता है, अपने को पता है यहाँ से क्या मिलेगा, डाईएजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस, ये मिलता है, हाँ सर। और इसी की रिएक्शन जो ये मिल रहा है, उसको कुछ दिया है नाम इन्होंने, ई दिया है, ठीक है। ये है मेरे पास ई, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और बेटा इसी की रिएक्शन अब वो कह रहा है फिनॉल से करा दीजिए, ठीक है सर, कराते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। इसी ई की रिएक्शन किससे करानी है, फिनॉल से, तो हमने यहां लिया फिनॉल, क्या लिया, फिनॉल, ये आ गया फिनॉल, ठीक है। अब सबको पता है यहां पे क्या रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी, क्या होगी, कपलिंग रिएक्शन कराएंगे। फिनॉल से भी करा सकते हैं, एनिलीन से भी करा सकते हैं, इन्होंने यहाँ फिनॉल दिया तो अपने पास ऑरेंज डाई मिलता है या ऑरेंज रेड बोलेगा, और अगर यहाँ एनिलीन से कराता तो कपलिंग रिएक्शन में क्या मिलता है, येलो डाई बोलता है ना। दोनों चीज ध्यान होनी चाहिए, दो कपलिंग रिएक्शन अपने सिलेबस में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे HCl बाहर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, और इस जगह पे जाके ये जुड़ जाएगा, तो किस तरीके से जुड़ता है देखें, यहाँ पे मेरे पास ये है, इस पे N2 ग्रुप इस तरीके से दिखाता है, एजोबेंजीन बनेगा, और ये इस वाली रिंग से जुड़ेगा जिस पे फिनॉल का डेरिवेटिव बन, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये OH है। तो इस जगह पे फिनॉल का जो H था वहां से HCl निकल गया और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई, तो ये मेरे पास क्या बन गया कंपाउंड, इसका नाम बताओ, इसका नाम है, इसके पैरा पे, इस ग्रुप के पैरा पे लगा OH, तो इसको बोलेंगे 1,4 को पैरा बोलते हैं, हाँ, तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है मेरे पास, एजो, और ये बेंजीन लगी है, तो एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये किस कलर की डाई होती है, ऑरेंज रेड कलर की, यही है ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज डाई भी बोल सकते हो या ऑरेंज रेड डाई बोलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अगर यहाँ पे एनिलीन कर देता, NH2 कर देता और यहाँ पे पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनाते तो येलो डाई मिलता, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये मेरे पास जो कंपाउंड है ये है मेरे पास F। तो हमने A भी बता दिया, B बता दिया, C बता दिया, D बता दिया, E बता दिया, F बता दिया, और यही चीज इन्होंने कहा था कि यहाँ A to F अपने को स्ट्रक्चर को स्पष्ट करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने देख लिया, ठीक है। तो लेक्चर काफी लेंदी हो रहा, अब रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चीज को आराम से आप लगाना, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कराया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।